जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने वजीर ख़जाना के जरिए पाकिस्तान के अगले माली साल का, जिसका आगाज़ होगा जुलाई से, उसका बजट पेश कर दिया, जिसके आपने सेलियंट फीचर्स सुन लिए। ज़रा उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स का ज़रा आसान अल्फाज में हम जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल डिस्कस कर लेते हैं। अभी फिर अगरचे आप लोग कह रहे थे, आपने गालिबन आज भी कहा कि नून और पीपल्स पार्टी कभी इकट्ठी नहीं हो सकती है वो, लेकिन आज दोनों मिले शहबाज साहब और बिलावल साहब से कुछ देर पहले, और कहा, शहबाज साहब ने दोहराया कि बजट मंजूर कराना आसान नहीं होगा। तो कोई मुश्किल तो नहीं देख रहे? ये जो इस वक्त अपोजिशन है तो अगले मेरे ख्याल है 2 साल अभी तक हुकूमत के और 5 साल अगले, इन्होंने यही करना है जो आज किया है। ये लगे रहे, हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इशू ये है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर ये पॉलिटिशियन को बदनाम करने के मिशन पे हैं, जिससे लगता ये है कि आज देखिए इन्होंने तकरीर नहीं सुनी, बजट का इनको पता नहीं और एहतजाज कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि तकरीर तो कभी भी किसी ने भी नहीं सुनी ना, किसी की भी। आप देखें पिछले सारे सेशंस। मैं यही कह रहा था, मैंने तो आज भी यही बात कही है कि देखें, अहम ये है कि हम इस कल्चर को तब्दील करें। अपोजिशन को हम कहना चाहते हैं कि आप इसको आए, इसकी जो बजट है वो पढ़े और उसके मुताबिक जो है उसको अपनी तजावीज़ दें कि आप क्या चाहते हैं। नहीं, या तो इसमें ऐसा कुछ दूसरा, शहबाज थे भी साथ, शहबाज की उन्होंने कहा या तो ऐसा हो कि सारी जमातें साथ बैठे और शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म एक रिटन या कोई भी एक वर्बल एग्रीमेंट करें कि यार इस तरह की जो नौयत है, फाइनेंस बिल फला, जिसकी भी हुकूमत हो जिसकी भी अपोजिशन हो, उसमें इस हद से आगे एहतजाज नहीं जाएगा तो शायद कुछ बेहतरी हो। वरना जाहिर हर कोई अपने, वरना आज की अपोजिशन कहेगी कि यार तुमने भी कल हमारी तकरीर नहीं सुनी थी, आज हम तुम्हारी क्यों सुने। तो इसको या तो कोई लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट हो। नहीं, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट देखे ना, कोई बात भी तो हो ना। अपोजिशन के वजह क्या मुतालबा है? सिर्फ एक मुतालबा है, हमारे केसेस खत्म कर दें। मुझे आप बताएं ये केसेस हम कैसे खत्म कर सकते हैं? या पाकिस्तान के कोई केसेस हमारे जाती तो हैं नहीं कि कोई कसास का केस है कि हम उनको माफ कर दें। ये तो पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं। हम कहते हैं आप पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करिए, आपके केस खत्म हो जाते हैं। चले ठीक है, ये एनआरओ वाली बहस हम करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे में एक और स्पेसिफिक सवाल बताइएगा कि जवाब दीजिएगा स्पेसिफिक कि लीडर ऑपोजिशन बार बार ये कहते आए हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आ चुके, इकोनॉमी के हवाले से साल का सबसे मरकजी दिन आज का होता है, तो कोई ऐसी अरेंजमेंट गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान हो सकती है, अगर अपोजिशन अब तक इस पर राजी है तो, कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी या किसी भी नाम से, कि जनाब इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट मईशत के इन चीजों पर जो है वो सियासत भी नहीं होगी और बड़े पैमाने पर तब्दीलियां भी नहीं होंगी, ताकि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा सकें। नहीं, मेरा नहीं कहा। देखें, इकोनॉमी हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है और चार्टर ऑफ इकोनॉमी वगैरह बिल्कुल ही मैं समझता हूँ ऐसे आइडियाज हैं जिनके ऊपर पॉलिटिकल नाइविटी के ऊपर मुश्तमिल है। देखिए ना, उसकी वजह यह है कि इकोनॉमिक्स के ऊपर तो पॉलिटिक्स होती है। आपने अपनी पॉलिसीज देनी है, हमने अपनी पॉलिसीज देनी है। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी ये है कि हम सरकारी नौकरियों से इतनी देंगे कि जारी बैठ जाएंगे, हमारी पॉलिसी ये नहीं है। PMLN की पॉलिसी है कि हम सारे महंगे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, हमारी पॉलिसी ये नहीं है। और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक्स के ऊपर नहीं हुआ करते। ये सारी जमातों के जो भी मुआशी माहिरीन है वो अगर सर जोड़कर बैठे और कहें कि कुछ मिनिमम कि यार ये 2, 4, 5, 6 चीजें हैं, इन पर ही कम से कम अग्रीमेंट, या ये नहीं आपके ख्याल में प्रैक्टिकल तजवीज नहीं आपके ख्याल में? नहीं, हो ही नहीं सकता ना, ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है, पूरी दुनिया में ये नहीं होता। ठीक है, उसकी वजह ये है कि आप या तो कंसेंसस करें ना। फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन है, पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू प्राइवेटाइजेशन पे बिल्कुल मुख्तलिफ है, हम जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है, PMLN का बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर डिफरेंस होता है, इसलिए उसके ऊपर कोई चार्टर वार्टर नहीं होते। अच्छा, वैसे अगर आपने जो चार्टर करने हैं वो आपके पोलिटिकल चार्टर होते हैं। मतलब जो हम कह रहे हैं कि आइए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर चार्टर करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर 49 जो है वो अमेंडमेंट्स हैं, उनमें से जो 40 अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर जो है वो आपकी कंसेंसस है, 9 के ऊपर नहीं है। तो आप उसके ऊपर आप बैठे बात करें, जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर आप करें। ये तो नहीं हो सकता कि आप इसके ऊपर जो है वो कहें कि जी अपना ऐसे जो
जिसके ऊपर फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर नहीं होते। वैसे जिमनी खाली बता दें, फिर मैं मईशत पर ही आता हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक भी जो गवर्नमेंट की बिलउमूम और आपकी बिलखुसूस तजवीज़ है, वो भी आपको अमलन तो पूरी होती इसलिए नजर नहीं आती ना कि अपोजिशन, लगता नहीं है कि इसमें नंबर गेम्स के हवाले से आपको साथ देगी। वो बड़े उनके रवैये से ऐसा लग तो नहीं रहा। आपको लगता है प्रैक्टिकली कुछ हो पाएगा? नंबर गेम का तो प्रॉब्लम नहीं है, नंबर तो हमारे पास सेनेट में भी पूरे, इधर भी पूरे हैं, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि अपोजिशन जो है वो हमारे साथ आए। अपोजिशन अगर हमारे साथ नहीं आती है तो फिर जाहिर है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है उसमें अपोजिशन का शामिल होना जरूरी है। और वो फिर यही लगे रहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम सारे प्रेस क्लब्स को ये मशीनें दे रहे हैं, और उसमें भी कोई तब्दीली अगर आईन पाकिस्तान से मुताल्लिक हुई तो फिर तो 2/3 भी चाहिए होगा ना, जिसमें उनके नंबर्स की भी जरूरत पड़ जाएगी। आइन से नहीं, आइन से नहीं जरूरत पड़ेगी आपको उस तरफ जाने, वो वहाँ पे जरूरत ही नहीं। अच्छा, कमिंग बैक टू बजट और ये सारा कुछ, ये ज़ाहिर टेक्निकली तो वजीर खजाना बताएंगे ये सारा कुछ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ये में बड़ा आया है उनके बयानात से कि प्राइवेटाइजेशन है ऑन द कार्ड्स। इसको कितनी वुसअत देने का इरादा रखती है हुकूमत? इसको पीआईए और रेलवे जैसे इदारों तक भी वुसअत देने का इरादा रखती है गवर्नमेंट? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात तो फंडामेंटल जो है ना वो 3-4 है। हाँ, फंडामेंटल ये है कि आपकी जो पीएसडीपी थी उसमें वो पिछले साल 632 अरब की थी, इस साल 900 अरब है। जो आपके सूबों को हिस्सा जाता है वो इस साल 27% ज्यादा है पिछले साल से। इसका मतलब यह है कि लेट्स से सिंध है, सिंध को सिर्फ इस साल 750 अरब रुपया मिलेगा। अब ये जो सूबे हैं इनका ये काम है कि वो अपने जो डेवलपमेंट बजट्स हैं, हाँ, और अपने जो आपका जो अखराजात हैं उनको अवामी फलाह की तरफ लगाएं। एक तरफ पीएसडीपी हमारा जो है वो चला गया 900 अरब के ऊपर, फेडरल पीएसडीपी, प्रोविंशियल एडीपी जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे। टोटल 2100 अरब हो गया, 1200 प्लस 900 पीएसडीपी ना, सूबों प्लस विफाक। तो नहीं, लेकिन मेरा सवाल जो प्राइवेटाइजेशन से मुतालिक था कि उसमें पीआईए रेलवे वगैरह है ऑन द कार्ड इनकी प्राइवेटाइजेशन? नहीं, उसमें मैं आ रहा हूँ। नहीं, उसमें अभी इस दफा नहीं है। उसमें प्राइवेटाइजेशन में फर्स्ट वुमेन बैंक शामिल है, कन्वेंशन सेंटर शामिल है, उसके साथ जो कुछ डिसइन्वेस्टमेंट्स करनी है वो शामिल है, और प्रॉपर्टीज की जो है वो शामिल है। पीआईए रेलवे को तो अभी तक जो है जब तक हम उसको कोई इस काबिल ना बना ले कि उसको कोई ले, उससे पहले बेचने का तो फायदा नहीं है। वैसे ये भी आपको नहीं लगता फवाद साहब, चूंकि आप बड़े खुले दिल से अपनी गवर्नमेंट की अच्छी चीज़ों को डिफेंड करते हैं और जहां कुछ खामी हो वहां आप उस पर ही बात करने से कतराते नहीं है, कि इन 3 सालों में कम से कम ही होना चाहिए था कि इन इदारों को टर्न अराउंड, नहीं दावा तो टर्न अराउंड का ही था, अभी छोड़ देते, प्रैक्टिकल बात नहीं थी वो, शायद कहते हैं टर्न अराउंड नहीं तो कम से कम इतनी बेहतर हालत में जरूर आ गया होता कि आप इसको आगे प्रेजेंट कर सकते। अभी भी इनमें बहुत बेसिक किस्म के इशूज इन इदारों में बाकी हैं अभी भी। नहीं, ये तो बिल्कुल ही आपकी बात गलत है। उसकी वजह यह है कि देखिए फॉर एग्जांपल यूटिलिटी स्टोर्स हैं, यूटिलिटी स्टोर्स का खसारा था जब हमने 2018 में टेक ओवर किया था, उस वक्त अरबों रुपए के खसारे में था। इस साल पहली बार यूटिलिटी स्टोर जो है वो प्रॉफिट में आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आए। उसके बाद जो आपका पीआईए था, पीआईए बिल्कुल उसकी तमाम फ्लीट ही जो है वो हो गया था, ग्राउंड हो गया था। अब पीआईए को दोबारा जो है वो हमने खड़ा किया है, उसका भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो उनमें बड़ा इजाफा हुआ है। इसी तरीके से जो आपका फर्स्ट वुमेन बैंक है और ये सारे इदारे हैं, ये तमाम इदारे बेहतरी की तरफ गए हैं। और इसीलिए जो हमारे इस वक्त तमाम इदारे जो हमारी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं उनमें एक बड़ा वाज़ेह फर्क आया है, उनमें हमारा पैसा खर्च लग रहा कम हो। लेकिन मैंने अपना सवाल फ्रेम किया आपकी इस बात से किया कि जब मैंने प्राइवेटाइजेशन से मुतालिक पूछा तो आपने कहा कि पहले हम इदारों को इस फॉर्म में तो लाएं कि हम आगे प्रेजेंट कर सकें प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो इसका मतलब 3 सालों में नहीं है ना इस फॉर्म में, जो आपने कहा वो किया होगा, लेकिन इस फॉर्म में तो नहीं है ना आपके बयान के मुताबिक। नहीं कि उनको हम पहले ही दिन बेच सके, हमारा फायदा है। हमने देखना ये ना, टाइमिंग की तो देखनी है ना कि आपने कब बेचना है। तो अगर आपका इदारे जब आपको लगेंगे कि बेचने पे आ गए हैं तो इंशाल्लाह हम तो प्राइवेटाइजेशन के हामी हैं। और कुछ इदारों में ऐसा है कि इतना उस पर सोचना भी है तो उनको बेचना चाहिए भी कि नहीं। जैसे पीआईए है, हाँ, उसको आपको रखना है या नहीं रखना, उसमें बहस है, अभी तक पॉलिटिकल बहस भी है। सही है, हाँ। और पार्टी के अंदर अक्सरियत की राय क्या है? जो एक काबीना में बड़ी हेल्दी डिबेट होती है, तो क्या है पीआईए से मुताल्लिक? अभी उसके ऊपर डिवाइडेड ओपिनियन है। अच्छा ठीक है, ये पीएसडीपी के हवाले से बताइएगा। इसकी एलोकेशन में तो तकरीबन 30% से ज़्यादा का इजाफा है, जो कि अच्छी बात है, 900 प्लस 1200 है। लेकिन क्या ये हम देखते हैं पीएसडीपी के बजट्स अक्सर लैप्स हो जाते हैं, जिसकी इंतजामी वजूहात भी होती हैं। लेकिन आपके ख्याल में एक नया फिनोमेना नैप का भी है कि ब्यूरोक्रेट किसी बड़े मनसूबे पर साइन करने से या किसी भी अमली तौर पर मनसूबे को आगे बढ़ाने से डरता है कि कल को मुझे मुसीबत ना पड़ जाए? ये एलिमेंट भी है आपके ख्याल में इसका? ये एलिमेंट भी है, पाकिस्तान में खौफ की फजा भी रही है। तो क्या करें इसका फिर हल क्या है? फिर हल है, हमने जो ऑर्डिनेंस दिया है उसमें हमने यही किया है, नैब की जो अमेंडमेंट लाए हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी को
तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, बाकी इदारों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। अब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, एक तो ज़ाहिर है कुछ ना होने से हमेशा कुछ होना बेहतर ही होता है, लेकिन 10% इजाफा है, 8% तो सीधा सीधा इन्फ्लेशन है। आपको लगता है इजाफा ठीक है, इससे ज़्यादा होना चाहिए था? नहीं, उसमें साथ हमने वो भी तो कर दिया ना, अलाउंसेस भी तो बढ़ा दिए, और उसके साथ जो नई टैक्सेशन भी कोई नहीं हुई। तो एक तरफ टैक्सेशन में रिलीफ दिया, एक तरफ जो है वो इजाफा भी कर दिया है। और ओवरऑल इन्फ्लेशन में देखें इजाफा 26% है, 25-26%, और जो पर कैपिटा इनकम है उसमें इजाफा 37% है। तकरीबन वो इक्वल वाला इफेक्टिव हो गया। और रेमिटेंसेस जिस पर हम बहुत खुश हैं, जो कि अच्छी बात है, $29 बिलियन का ऑल टाइम हाई हम है उसकी एक्सपेक्टेशन, लेकिन जाहिर है उसकी रीजन जो है वो कुछ कोविड से और बाकी उमूर से मुताल्लिक भी है। तो आपको लगता है कि रेमिटेंसेस के ये नंबर्स हम आगे मेंटेन कर सकेंगे? कोविड से तो कह रहे थे ना कि रेमिटेंसेस जो है वो कम होंगी, यहाँ तो उल्टा हो गया। पाकिस्तान में बढ़ गया ना। हाँ, वही ना, कोविड से तो सारे कह रहे थे कि नहीं, इससे रेमिटेंस कम हो जाएगी। नहीं, लेकिन उसकी भी उसका एक दूसरी साइड भी है ना, कि वो कहते हैं कि जनाब वो सारा पैसा जो किसी भी सूरत में मुल्क से बाहर जाता था टूरिज्म के लिए, हज उम्रे के लिए, फला वाला, वो सारे का सारा आपका मईशत से बाहर भी नहीं गया पैसा। नहीं, सॉरी, दोबारा बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ उसकी एक दूसरी, अब है मिफ्ता इस्माइल साहब भी हैं हमारे साथ मौजूद जी, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है जी, ताकि फिर मैं उनको भी मिफ्ता इस्माइल साहब भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता इस्माइल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हम जरा ओवरऑल मिफ्ता इस्माइल साहब बात करेंगे, लेकिन अभी जरा रेमिटेंसेस के हवाले से बात कर रहे थे। चलें पहले अब उसी पे इनिशियल कमेंट में फिर आगे आते हैं कि ये ऑल टाइम हाई रेमिटेंसेस में फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब उसमें तो अंदाजे ये थे कि रेमिटेंसेस कम होंगे, और कई जगहों पर हुए भी हैं, पाकिस्तान में बढ़ गए हैं। तो इसका आप क्या क्रेडिट देते हैं गवर्नमेंट को? देखिए, अगर तो कोविड का भी क्रेडिट हुकूमत को दे दें तो फिर तो बिल्कुल कोविड का नहीं है रेमिटेंसेस। नहीं, ये मुस्लिम लीग नून की वजह से भी काफी रेमिटेंसेस जो है ना वो हमें मिली हैं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी के खिलाफ इस तरह से PMLN ने एक पूरा मुहिम शुरू की हुई है कि इनको वोट का हक नहीं देना चाहिए, इनको कोई चीजें नहीं देना चाहिए, इनको तो ये तो पता नहीं पाकिस्तानी भी है कि नहीं है, उसका भी काफी जो है। चलो आपने उनको, मिफ्ता भाई आपने उनको कोविड का क्रेडिट दे दी, वो हारने का क्रेडिट। खैर आप बताइए रेमिटेंसेस के हवाले से कहिएगा मिफ्ता साहब कि ऑल टाइम हाई। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि देखें कोविड की वजह से ट्रैवल खत्म हो गया पाकिस्तान के पास। आपको याद है कि 6 फ्लाइटें एमिरेट्स की कराची से जाती थी, 2 लाहौर से, 2 इस्लामाबाद से रोज की। अब वो 21 लाख पाकिस्तानी उम्रे की सादत हासिल करते थे। अब जो क्यों वो ट्रैवल नहीं कर रहे पाकिस्तान के बाहर, तो उसकी वजह से जो पैसे जो हम जाते थे मिसाल के तौर पर मामू के बेटे कामरान से खर्च करके लेके खर्च करते थे, उसकी माँ को यहाँ पे देते थे, अब वो पैसे जो है वो रेमिटेंस के साथ आ रहे हैं, लिहाजा रेमिटेंस बढ़ गई है। ये खुशाइन बात है। लेकिन अगर जब हम ये नहीं कहते मिफ्ता साहब दैट इज द रीजन, तो क्या खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी हुआ है? भाई बांग्लादेश में जो स्पीड बढ़ी है रेमिटेंस की वो यही वजूहत है। बांग्लादेश की स्पीड सबसे ज्यादा है रेमिटेंस बढ़ने की। आमतौर के ऊपर वैसे अच्छा आर्गुमेंट करते हैं, और जाहिर है कि मैं उनका हमेशा आर्गुमेंट सुनता हूँ, लेकिन ये इतना फजूल आर्गुमेंट इससे पहले मैंने मिफ्ता की तरफ से नहीं सुना कभी। इसमें क्या मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, चलो आर्गुमेंट कंप्लीट कर ले, मेरा जवाब दीजिएगा फवाद साहब। जी नहीं, देखिए मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा, चौधरी साहब जो है वो तो एकदम बहुत ज्यादा ज़हीन आदमी है, मगर क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर बनना है पंजाब का, और वो ये देख रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब बहुत अकल की बात नहीं करते, अकलमंदाना, तो इन्होंने भी अब अहमकाना बातें शुरू कर दी हैं ताकि अल्लाह इनको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका इमरान खान दे। ये तो मेरी बात हुई। अब वापस आते हैं रेमिटेंस पे। शुक्रिया। के ये जो देखें रेमिटेंस बढ़ गई है, अच्छी बात है कि बढ़ गई है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये कोविड की वजह से बढ़ गई है। ये खुद एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान में ट्रैवल खत्म हो गया है, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस ज्यादा आने लगी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर रेमिटेंस बढ़ गई है, उसकी स्पीड पाकिस्तान से ज्यादा तेज हुई है। आप देखें फिलीपींस की भी रेमिटेंस बढ़ी है। तो मतलब पूरी दुनिया के अंदर इस किस्म के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जहां से ट्रैवल हुई है आउट, उसकी रेमिटेंस बेहतर हुई है। सही है, लेकिन फवाद साहब आप इस आर्गुमेंट से मुतासिर नजर नहीं है आपको? क्या इसमें क्या आपको लग बात लगी? देखिए ना, ये बिल्कुल ही एक आई वुड से कि एक मैं क्या कहूँ, मिफ्ता के साथ ऑब्वियसली मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, मैं कोई बात भी नहीं सुना सकता। अब इशू ये है कि ये बिल्कुल सबसे फजूल बात तो कह दी, अब पीछे रह क्या कहने को? आप बात ही बताएंगे, आप क्यों डिसएग्री करते हैं ये कह दें कोई और? इसलिए कि देखें, बात यह है कि आपको क्रेडिट देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप इमरान खान के हामी हो या मुखालिफ हो, इस बात से कोई बंदा इनकार नहीं करेगा कि अगर पाकिस्तान में खुसूसन ओवरसीज पाकिस्तानी का अगर कोई रियल हीरो है तो इमरान खान है। तो इसकी मैं आपको एक और वसीम बताऊं कि 90% जो हमारी रेमिटेंसेज है ना,
वो $500 से कम की हैं। ये नहीं कि कोई अरबों रुपए जो है वो एक एक बंदे ने भेज दिए, ये $500 से कम की रेमिटेंसेस का मतलब ये है कि तारीख में पहली बार जो लेबर है, जो कम आमदनी वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उन्हें पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर एतबार आया है और वो लीगल जराए से ये रेमिटेंसेस पाकिस्तान को भेज रहे हैं। इससे पहले कभी इस तरह का अभी पता चल जाएगा कि इसकी वजह कोविड है या नहीं है। वो इस तरह की अगर आप हमसे शेयर कर सके बात है कि इसी हुकूमत के पहले माली साल में रेमिटेंसेस की क्या सूरत हाल थी जब कोविड नहीं था? नहीं, पहले साल तो हमने इकदाम लिए थे ना, रोशन पाकिस्तान आया, उसके बाद स्टेट बैंक ने अपनी पॉलिसी चेंज की, और ये तो इस वक्त जो डायनामिक पॉलिसीज इस वक्त स्टेट बैंक ने, आई ऑल्सो हैव टू गिव द ड्यू क्रेडिट टू रजा बाकर, और बहुत उन्होंने जबरदस्त जो है वो इकदाम किए हैं और पहली बार रेमिटेंस भेजना करना इसको बड़ा आसान कर दिया गया। और मुझे उम्मीद है कि मिफ्ता जब जो है वो हर वक्त तनकीद मोड से निकलेंगे वो भी इसकी तारीफ करें। अच्छा, मैं इसको ठीक है, ये रेमिटेंस की बात हुई, अगली बात पर आते हैं। मिफ्ता साहब, आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि वो तबका जो पहली टैक्स है उसमें टैक्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे, सैलरीड क्लास पे टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, और बाकी आपने देखा वो यहाँ जो लोकल 800 सीसी प्लस कार्स हैं उन पे फैट खत्म हुआ है, एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स जो है वो 17.5 से कम हो गए 12.5 है। कोई नया मेजर टैक्स मिफ्ता साहब आपको लगा कि हाँ यार ये देखो इस मजीद ऑलरेडी टैक्स तबके को मजीद टैक्स कर दिया? मिफ्ता साहब, मैंने ये सुना है कि मोबाइल फोन के ऊपर अगर 3 मिनट ज्यादा इसके फोन कॉल हो तो उस पर टैक्स लग गया है। हाँ। देखिए, बड़ी खुशाइन बात है कि इन्होंने 800 या 850 सीसी गाड़ी से कम पे टैक्स कर दिया। हाँ। सुजुकी मोटर कंपनी को बड़ा अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा इसका, तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा कर दिया। ये इन्होंने 10% जो है एडहॉक इंक्रीज दी है सरकारी मुलाजिम को। ये बेसिक पे भी नहीं बढ़ाई, सिर्फ एडहॉक इंक्रीज। मैं अपने मेहमानों से ही कह रहा था कि वो कह रहे थे बेसिक पे, मैंने कहा कि बेसिक नहीं है, ये एडहॉक है। ये एडहॉक है, और ये कि जब 15% मुल्क में जब फूड इन्फ्लेशन हो तो मैं सोचता था कि शायद ये बड़ा दिल करते और 20% बढ़ा देते हुकूमत के इनकी तनख्वाह, लेकिन ये नहीं कर सके। मुझे अच्छी बात ये लगी है कि कम से कम टैक्स रेट्स बढ़ाए नहीं है, जो कि पीटीआई की एक रिवायत बन चुकी है। पहले साल आपको याद है असद उमर साहब ने आते ही 300 अरब रुपए के टैक्स लगाए थे, फिर अगले साल हफीज शेख और शब्बर जदी साहब आए थे तो 700 अरब के टैक्स लगाए थे, 5500 अरब की बात करी थी। इस साल भी आपको पता है 4900 अरब रुपए की बात करी, 4690 अरब रुपए आप कहते हैं, मेरे ख्याल से 4650 अरब रुपए में पहुंचेंगे। जो तशवीशनाक बात है वो ये अगले साल का टारगेट 5800 अरब रुपए बता रहे हैं, लेकिन कोई मेजर ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट करें कि टैक्स बढ़ जाएगा 24% टैक्स कैसे बढ़ जाएगा? आपका जब इन्फ्लेशन आप कह रहे हैं कि 6-7% होगा, चलो 10% तो होगा ही अगर 6-7 भी कहते हैं, और ग्रोथ अगर आप 8 कह रहे हैं, लेकिन 10 मैं कह रहा हूँ 10 भी मान लो और ग्रोथ भी मान लो 4%, तो 14% होता है, तो बाकी 10% कहाँ से इंक्रीज होगा? फवाद भाई, ये सवाल अभी अशफाक तोला साहब जो टैक्स एक्सपर्ट है वो भी उठा रहे थे कि यार 8% में इन्फ्लेशन ले लें, 5% पे ग्रोथ ले लें, 13% ही हो गया, फिर भी कोई 300-350 अरब का गैप आता है। अशफाक तोला साहब से जब मैंने पूछा कि भाई कैसे पूरा होगा, फिर उन्होंने कहा मुझे जरा किताब खोल के देखना पड़ेगा कि भाई ये फिर बजट में वो कौन सी चीजें हैं जिनको टैक्स किया है जिससे 5800 का ये टारगेट अचीव हो सके। मैं आपको एक छोटा सा जवाब दे देता हूँ। जी बताइए। मिनी बजट से पूरा होगा। बताएंगे। जी मिनी बजट से पूरा होगा। अच्छा, वो कह रहे हैं मिनी बजट आएगा। ये साद रफीक साहब ने भी ये दावा किया है। जी फवाद साहब, पहली बात तो ये है कि यही प्रॉब्लम होती है ना, मिफ्ता ने और इन्होंने पढ़ा भी नहीं है और तबसरे पहले कर दिए। पहली बात ये है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम जो अपना रेवेन्यू है उसको हम बढ़ा रहे हैं, कि जो सेल्स टैक्स की मशीनें जब उन्होंने लगाई उससे टैक्स नेट बहुत ऊपर गया। ये अब इसको 5 लाख मशीनें जो है वो कर रहे हैं और इन्फोर्समेंट का पूरा मैकेनिज्म ही चेंज कर दिया एफबीआर का, और इंशाल्लाह इन्फोर्समेंट के जरिए जो है ये रेवेन्यू बढ़ाएंगे, इसलिए कोई नया टैक्स नहीं लगा। इनोवेशन ला रहे हैं मिफ्ता साहब, उन्होंने ये भी कहा था पॉइंट ऑफ सेल्स बढ़ा देंगे 80,000 की तादाद में, और ट्रैक एंड ट्रेस लगा रहे हैं, जिसकी मिफ्ता ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन मिफ्ता को एक लॉबी ने नाकाम बना दिया। वो इंशाल्लाह मिफ्ता साहब जवाब मिला आपको कि टैक्स किस तरह बढ़ेगा? देखें ये पीपल्स पार्टी के दूसरे वजीर खजाना इन्होंने ट्राई किया हफीज शेख के बाद। इसके बाद सलीम मांडवी वाला भी है पीपल्स पार्टी का एक वजीर खजाना, उसको भी शायद अगली साल ट्राई करें। हर साल बजट अलग अलग होता है यार। देखिए अच्छा, मैं ये बात क्लियर कर दूं, मेरी बात ये क्लियर कर दूं मैं कि चौधरी साहब का जितना भी शौक हो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने का, क्योंकि ये एक पॉलिटिकली एंटिटी है, तो इमरान खान साहब घबराते हैं ऐसे लोगों से, इनसे शाह महमूद कुरैशी जैसे लोगों से, और ऐसे बड़े नामदार लोगों को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, वो उस्मान बुज़दार या महमूद खान जैसे लोगों को ही रहने देंगे। तो फवाद जितनी भी कोशिश कर ले बेचारा, क्योंकि इसकी पॉलिटिकल हैसियत बहुत ज्यादा है, ये तो इसकी तारीफ भी है फवाद की। वापस आते हैं
बजट पे कि देखें, एक चीज तो ये देखें कि डायरेक्ट टैक्सेस की वो कम हो गई है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए। पीटीआई वाले खास तौर पे असद उमर साहब बड़ा भाषण दिया करते थे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करो, ये गरीबों के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट टैक्स है। ये इमरान खान बातें करते हैं रियासत मदीना की, लेकिन गरीब के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट टैक्स करा हुआ है और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं आपके मशीन लगाने की, इंक्लूसिव मशीन लगाने की, उससे मजीद इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे। आप डायरेक्ट टैक्सेस से पीछे हट रहे हैं। आप जो है वो इनकम लोगों से, आप जो है उमरा से आप टैक्स नहीं ले सकते, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर से टैक्स नहीं ले सकते आप, तो फिर आप जाके गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगाते हैं कि मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हो तो लाओ 1 रुपए अगर मिनट पे इस्तेमाल कर रहे हो तो तुमसे टैक्स ले लेता हूँ। ये चीज करना जो है, ये आप एक बात तो एक तरफ करते हैं रियासत मदीना की, दूसरी तरफ आप गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। ये हम अगले मरहले में हमाद अदर साहब से पूछेंगे। एक बात और बता दें मिफ्ता साहब, फिर मैं ब्रेक पे जाता हूँ, कि बहरहाल ये तो है ना मिफ्ता साहब कि ये जो गवर्नमेंट ने जो क्लेम किया जीडीपी ग्रोथ रेट 3.8% का, एवरीवन इंक्लूडिंग यू गाइस वर सरप्राइज, क्योंकि आपको लग रहा था नंबर ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। और इसमें मुझे मालूम है आप ये कहेंगे कि जनाब ये हेर फेर है, सारा कुछ है, लेकिन फिगर फजिंग कितनी हो सकती है? मतलब आलमी इदारों की सबकी नजर हो सकती है। ये तो नहीं हो सकता कि अगले माली साल में जब इसके रिवाइज नंबर आए तो ये 3.8% ना हो बल्कि 2% हो, 1.5% हो, ये 0.2 0.3 का होगा ना। तो बहरहाल ये आप मानते हैं या नहीं कि बहरहाल ये इनका बेस भी बहुत लो था और सारी फैक्टर अपनी जगह, बट दिस वाज अ सरप्राइजिंग नंबर 3.8%। देखिए मैं सच बताऊं कि जो इकोनॉमी का बॉटम था वो हिट हो गया था कोविड के दौरान लास्ट ईयर, -0.5 से ऊपर, उससे नीचे तो नहीं जाना था, तो अल्लाह की मेहर बढ़ना ही था उस लो बेस से। अच्छा, किसी एक आदमी को, माई सेल्फ इंक्लूडेड, मैं ख्याल फर्द वाहिद हिसाब नहीं लगा सकता इतनी बड़ी मईशत का कि कितनी % बढ़ी है, और वो भी आप 2 डेसिमल पॉइंट 1 डेसिमल पॉइंट की बात कर रहे हैं। लेकिन जो अखबार में बात आई है, जो शहबाज राना ने करी है, आपको पता है कि एक मुस्तनद वो आदमी है, सोर्स है, उसने ये कहा है कि 3.2% आने की थी। स्टेट बैंक भी समझ रहा था कि 3.2% आएगी, लेकिन एक वजीर ने फोर्स करा, जरा पीबीएस के ऊपर प्रेशर डाला कि प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट दो, खुश करो, 3.9 लेकर आ जाओ, इसलिए 3.9 आई है। इसलिए इन्होंने देखे मिसाल के तौर पर वीट की प्रोडक्शन बढ़ा दी। अब एक बड़ा मामला है कि आप कह रहे हैं कि 27.2 मिलियन टन वीट आया है। अगर वीट इतना ज्यादा था तो फिर उसके मतलब है कि प्राइस आटे की कम होनी चाहिए, आटे की कीमत बढ़ रही है। आप 3 साल से कह रहे हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ में हम पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ आप ये भी कर रहे हैं कि हम नेट एक्सपोर्टर्स की जगह से नेट इंपोर्टर बन गए। जिस साल में वजीर खजाना था 25.5 मिलियन टन आटा गेहूं हुआ था, गंदम पैदा हुआ था, तो हमको एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था। इस बार ये कह रहे हैं कि 27 मिलियन टन हुआ है और यहाँ पे आटे की कीमतें रोज बढ़ रही हैं। तो ये मतलब कुछ ना कुछ मसाइल इसके अंदर हैं। लेकिन मैं तो अब देखें, अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि अल्लाह करे 5 या 8% ग्रोथ हो जाए अगले साल, लेकिन मुश्किल ही लगता है। हाँ, अच्छा ठीक है सैनर जी, हम जरा अब जाहिर ज्यादा इस पर रेलेवेंट बात करते हैं। मिफ्ता साहब आप हैं हमारे साथ तरीका हमारे, और हमें ज्वाइन किया हमाद अजहर साहब ने, जो कि ऑफकोर्स बजट भी प्रेजेंट किया था और गवर्नमेंट की मुआशी टीम का भी बहुत अहम हिस्सा है, फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी भी हैं। हमाद अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हमाद साहब सबसे, और मिफ्ता इस्माइल साहब आप भी हैं हमारे साथ, फिर मैं रिस्पॉन्स दूंगा। हमाद साहब सबसे पहले तो बताइएगा, शौकत तरीन साहब ने ये कहा है कि IMF, और जाहिर है बराह रास्त बातचीत तो वही कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे वैसे एक ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ कि क्या हम ये एक्चुअली कर पाएंगे जो बात शौकत तरीन साहब ने कह दी है कि IMF चाहता है कि हम बिजली की कीमतों वगैरह में इजाफा करें, लेकिन हमने इस हवाले से उनको मना कर दिया है, हम टैक्स वसूलियाँ कर लेंगे बाकी ज़राए से, बाकी एवेन्यू से, लेकिन कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। ये अगला पूरा बिजली की कीमतों में वाज़े इजाफे के बगैर हो जाएगा IMF के इसरार के बगैर। हमाद अजहर साहब देखें, जो हमारा ये मौक़िफ़ है वो कि जो एक बॉटम लाइन होती है, मसलन IMF का एक हदफ है कि आपने सर्कुलर डेट जो है उसके इजाफे के अंदर कमी लेके आनी है। हाँ। जब हम आए थे तो उसमें इजाफा 450 अरब रुपया सालाना होता था। अब IMF का नुस्खा ये है कि अगर आपने इसके इजाफे में कमी लेके आनी है, जो हर साल गर्दिशी कर्ज़ों में होता है, तो आप टैरिफ को बढ़ाएं, क्योंकि पिछली हुकूमतों ने महंगे सौदे किए हैं, आपको उसका अब खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बड़ी अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अब आप इसके ऊपर आप टैरिफ आपकी ही हुकूमत को बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमने उनको ये कहा है कि देखें, हमने बहरहाल पिछले साल की बनिस्बत और जो नून लीग छोड़ के गई थी उसकी बनिस्बत 200 अरब रुपए सर्कुलर डेट के इजाफे में जो सालाना हो रहा था उसमें कमी की है। इस चीज़ के बावजूद कि 400 अरब रुपए
कैपेसिटी पेमेंट्स में पिछले 2 साल के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, फिर भी 200 अरब रुपए सालाना जो फ़्लो है सर्कुलर डेट का उसमें कमी आई है। तो लिहाजा इसी तरह हम अपनी दूसरी कंजम्पशन ग्रोथ करके और टैरिफ रैशनलाइजेशन करके सब्सिडीज़ को ज़्यादा टारगेट करके हम इस हदफ को हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा मौक़िफ़ है जो कि उनके साथ इसलिए मुताबिकत रखता है कि टारगेट्स तो वही हैं कि सर्कुलर डेट जो है उसके इजाफे में कमी लेके आनी है, अभी लेकिन उस रास्ते तक कैसे पहुंचना है उसमें उसके अंदर हमारी और उनकी जो है वो राय मुख्तलिफ हो सकती है। और अभी एज वी स्पीक राय में इख्तिलाफ मौजूद है या हमने कन्विंस कर लिया उनको? नहीं, अभी तक जो हमारी उनसे बातचीत यही चल रही है कि हमें मौका दिया जाए कि हम इन टारगेट्स को अपने तरीक़ों से अचीव करके दिखाएं, क्योंकि देखें जो पिछला 1 साल गुजरा है हमने ओवर परफॉर्म किया है IMF के बहुत सारे टारगेट्स पे। मिसाल के तौर पे जो IMF का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का टारगेट था उस पे भी हमने ओवर परफॉर्म किया, जो IMF का ग्रोथ का टारगेट था उस पे भी ओवर परफॉर्म किया। अच्छा, इसमें जरा ये समझाइएगा, अगर सर्कुलर डेट में इजाफे का टारगेट था उसमें भी हमने इस साल ओवर परफॉर्म किया। करंट अकाउंट डेफिसिट का जो उनका टारगेट था वो ये समझ रहे थे कि ये नेगेटिव में ही जाएगा, उसमें भी ओवर परफॉर्म किया, सरप्लस पे आ गए, $800 मिलियन तक आ गए। बिल्कुल सही। अगर इसमें राय का इख्तिलाफ मौजूद रहता है तो क्या, यानी फिर इसमें इसकी फिर अमली सूरत क्या होगी हमाद साहब? हमारी बातचीत उनके साथ अभी चल रही है और हम उनके साथ कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड हैं और इंशाल्लाह ताला इंगेज्ड ही रहेंगे। मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारे पास बफर्स अच्छे मौजूद हैं इस वक्त और हमारा उनके जो जिस तरह मैंने पहले बताया कि जितने भी जो टारगेट्स पिछले सेट थे उनसे कहीं ज़्यादा हमने हदफ जो है वो हासिल अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कि वो हमें मौका जिस तरह दे रहे हैं उस तरह देते रहेंगे और हमें अपने टारगेट्स के ऊपर अपने तरीके से डिलीवर करने देंगे। अच्छा, अब जरा टैक्सेशन की तरफ आते हैं। 5,800 अरब का हमने देखा शुरू के 2 माली सालों में तो नंबर्स में बड़ी तनकीद हुई, फिर उसके बाद इस माली साल में वो मुनासिब रहे। अब अगले माली साल के लिए 5,800 अरब रुपए का तकरीबन ये जो टैक्सेशन का टारगेट रखा है, इसमें बताइएगा। अभी मैंने आपसे पहले ये बात की थी तो इसे रिपीट करता हूँ। हमारे साथ जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी थे वो भी ये कह रहे थे, मिफ्ता इस्माइल भी सवाल उठा रहे थे कि चलें अगर आप 8% तक भी रख लेते हैं इन्फ्लेशन और 5% तक रख लेते हैं मुआशी यानी GDP ग्रोथ, तो भी 13% बनता है। उसके बाद भी अच्छा खासा एक गैप है 250-300 अरब रुपए का, वो किस तरह फिल करेंगे? और उसमें ये भी बताइएगा, वो ठीक है शौकत तरीन साहब की हमने सारी बातें सुनी जो उन्होंने इकदाम बताए कि हम पॉइंट ऑफ सेल्स बढ़ाएंगे, ये वो डायरेक्ट टैक्सेशन के कौन से इकदाम हैं अगर ये बता सकें महाजन साहब, जिससे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा ताकि वही बंदा या तबका ज्यादा टैक्स दे जो ज्यादा अफोर्ड कर सकता है। जी, जिस तरह आपने कहा कि हमारा आधा तो ये जो टैक्सेशन का टारगेट है वो अचीव होता है नॉमिनल टर्म्स में आपकी GDP ग्रोथ के साथ और इन्फ्लेशन के साथ, और बाकी जो 200-300 अरब रह जाता है उसमें से आधा हम अचीव करेंगे कुछ टैक्सेशन मेजर्स जो ली गई हैं ऑलरेडी बजट के अंदर, और बाकी जो है वो ब्रॉडनिंग और इन्फोर्समेंट के ज़रिए। हमने इसीलिए इनकम टैक्स के अभी तक डायरेक्ट टैक्सेस की शरह को नहीं बढ़ाया, ना ही इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह को बढ़ाया है इस बजट में, कि हम समझते हैं कि हमें बजाय कि हम टैरिफ रेट्स को इंक्रीज़ करें, हमें टैरिफ की बेस को ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। और या जो 150-200 अरब का जो गैप रह जाता है वो हम अपनी इन्फोर्समेंट मेजर्स से पूरा करना चाहेंगे, जिसके अंदर एक जुज़ जो है वो पॉइंट ऑफ सेल्स का है, लेकिन उसके अलावा उसके मुख्तलिफ और फैसेट्स भी हैं। ओके, अब PSDP की एलोकेशन तो अच्छी है और ये इसकी एग्जीक्यूशन भी वैसी उतनी अच्छी हो पाएगी 100%? बिल्कुल, हमारा इस साल तो तकरीबन सारा जो था वो तकरीबन एक्सिक्यूट हो गया और अगले साल हम 630 से हम 900 बिलियन पे जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जंप है। और इसके लिए जाहिर है कि एक कंबाइंड एफर्ट की ज़रूरत है, इस सारी रकम को ख़र्च करना और इसको अब्जॉर्ब करना, और इसमें प्रोविंसेस का बहुत अहम रोल होएगा, उनके साथ भी हमारा रहेगा। और बहुत सारा, जैसे इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पावर ट्रांसमिशन का है कि जो ट्रांसमिशन नेटवर्क्स हमारे बहुत ज़्यादा अंडर फंडेड रहे हैं ट्रेडिशनली, अब वक्त आ गया कि हम उनको अपग्रेड करें, तो वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होएगी। हायर एजुकेशन कमीशन वगैरह के भी इसके अंदर पैसे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला एक कंसर्टेड एफर्ट प्रोविंसेस के साथ होएगी तो हम ये 900 अरब यूटिलाइज कर लेंगे। अच्छा, एक और ठीक है, चूँकि मैं चाह रहा हूँ कि आपकी मौजूद फ़ायदा उठाते हुए हम सारे सेक्टर्स पर ज़रा थोड़ी बात कर लें। प्राइवेटाइजेशन की तरफ आते हैं। शौकत तरीन साहब ने भी अपने कल को इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हुए साबका हुकूमतों पर तो तनकीद की, वो कहते हैं लेकिन
इन अ वे वो बहुत ज़्यादा खुश साबका वज़रा जो अपनी हुकूमत के थे उनसे भी नजर ना आए, इन द सेंस कि उन्होंने किसी की नीयत पे शक नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब वो बड़े अच्छे लोग हैं सारे को, लेकिन मुझे तजुर्बा है बाकायदा प्राइवेटाइजेशन का। वरना होता है कि मिनिस्ट्रीज चाहती नहीं है, वो चाहते हैं कि हम तगड़े रहेंगे, कौन अपना इख्तियार देना चाहता है और अपने आप को कमज़ोर करना चाहता है, तो इसलिए वो आगे इख्तियार पास ऑन नहीं करते, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से फालियत नहीं दिखाते। उन्होंने अपनी एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मैंने HBL को प्राइवेटाइज किया था और सारा कुछ। हैविंग सेड दैट, अब इस पर आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट यह आता है कि पिछली हुकूमतों पर तनकीद तो कर दी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, उनके पहले साल में वो कहते हैं $1.5 बिलियन आए थे प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स की मद में, जो कि इस हुकूमत के इब्तदाई 3 सालों में नहीं है। तो क्या हम ये वाला साल शौकत तरीन साहब का भी विजन जहन में रखते हुए सारा ये भी जहन में रखें कि शायद प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स में एक अच्छा खासा अमाउंट आएगा पाकिस्तान के पास? एक चीज़ जो वसीम बदामी साहब मुख्तलिफ है पिछले 20 सालों की बनिस्बत जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी, या 30 साल अगर 90s की दिहाई भी ले लें, हाँ, और अब की दिहाई में ले लें, तो एक तो ये कि ये हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के मामलात ज़्यादा उलझ चुके हैं, लिटिगेशंस भी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं पहले की बनिस्बत, सो इट इज़ अ मोर कॉम्प्लिकेटेड अफेयर दैन परहैप्स इट वाज 20 ईयर्स अगो। और यही वजह है कि पिछली हुकूमत को भी को खातिर खा प्राइवेटाइजेशन में कामयाबी नहीं मिल सकी थी, हालांकि उन्होंने बड़ी कोशिश की थी। लेकिन उनके नंबर्स आपसे बेहतर थे या नहीं? यानी वो चैलेंज करते हैं कि हमारे पहले साल में $1.5 बिलियन थे और आपके 3 सालों में इट इज लिटरली जीरो। इज दैट द केस या आप ये नंबर चैलेंज करते हैं? मुझे इल्म नहीं है कि ये कौन से $1.5 बिलियन कहाँ से आए थे। मे बी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या कोई शेयर्स जो हैं, यूजुअली शेयर्स को बेच दिया जाता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में जो प्रॉफिटेबल होती हैं टू गेट इजी मनी। सो आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ दैट, बट द लार्जर प्रॉब्लम जो मैं एक बुनियादी इशू आप वो बता सकते हैं अब तक ये 3 सालों में? मेरे इल्म में नहीं है जी, ये प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर जो हैं ये उनके इल्म में ये फिगर्स होंगे। मैं तो आपको एक बड़ा इशू जो है वो बता रहा हूँ कि ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं इनकी लिटिगेशंस, इनके एम्प्लॉयज़ के मामलात और इनके अपने फाइनेंशियल मामलात जो हैं वो पहले की बनिस्बत ज़्यादा उलझ चुके हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा देर लग रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बोल्ड फैसले किए जाएँ तो ये इनमें नताइज जो हैं वो मरतब हो सकते हैं और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल होंगे। ओके, ठीक है। अब एक अगले मौजू की तरफ आते हैं, लोड शेडिंग के हवाले से। अब कल शौकत तरीन साहब ने बार बार ये कहा, जिसका खुलासा ये था कि ज़रूरत से भी ज़्यादा बिजली के प्लांट्स लगा दिए गए, ओवर बिल्ड कैपेसिटी हो गई, अब हमें उसका उल्टा भुगतना पड़ रहा है कि उसके पैसे देने पड़ रहे हैं और सर्कुलर डेट में भी इजाफा हो रहा है, जिसके इजाफे का तनासुब कम है, लेकिन बहरहाल इजाफा तो हो रहा है। वो एक अलग, अब मैं उस बहस में नहीं जाता कि PTI के दावे क्या थे इस हवाले से कि क्या करेगी। अभी जाहिर है वो इजाफा तो उसमें हो रहा है, तनासुब कम है लेकिन इजाफा हो रहा है और उसकी अपनी रीजंस भी देते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि एक ऐसे मौके पर जब हम खुद ये कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने ज़रूरत से ज़्यादा बिजली के मंसूबे लगा दिए हैं, फिर तो ये लोड शेडिंग का इशू प्रैक्टिकली तो फिर जीरो हो जाना चाहिए ना? या आप ये कह रहे हैं कि यानी डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल अभी तक हैं, इसलिए बहरहाल लोड शेडिंग का इशू खत्म तो नहीं होगा? देखें, कैपेसिटी इंस्टॉल कर देना और सारा साल उसके पैसे देते रहना वो एक और इशू है, लेकिन उस कैपेसिटी को बरूए कार लाना और जनरेशन में और ट्रांसमिशन में तब्दील करना वो एक अलग इशू है। मिसाल के तौर पे आज बहुत सारे गैस के प्लांट हैं जिन्हें मैं गैस पहुंचाने में मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारी लोकल गैस के रिजर्व्स डिप्लीटेड हैं और जो हमारी इंपोर्टेड गैस है वो अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर पंप हो रही है पाइप्स में, और पंपिंग कैपेसिटीज़ में मज़ीद गुंजाइश नहीं है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं कि जो हम चलाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं चल सकते। तो ये एक प्लानिंग का फुकदान था कि ऐसे एरियाज़ में लगा दिए गए और ऐसे फ्यूल के ऊपर लगा दिए गए कि वो एक टाइम पे सारे नहीं चल सकते। दूसरा एक वजह यह है कि कैपेसिटी हमारी 3-4 बड़े हाइडल प्लांट्स हैं जो कोइंसिडेंटली एक ही टाइम के ऊपर आउटेज में चले गए। तरबेला तो 2-3 महीने से मेंटेनेंस में था, वो वापस आ रहा है, लेकिन मंगला, गुड्डू और एक थर्मल प्लांट हमारा जो है वो आउटेज में था। और जब ये ट्रेन का हादसा हुआ तो एक कोल पावर प्लांट में हमारी कोल की सप्लाई जो है वो लैप्स कर गई। बहरहाल उसके बावजूद आज मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा डिमांड जनरेट हुई और उसके नतीजे में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी भी बरूए कार लाई गई और जनरेट की गई। तो सवाल और हमें सिर्फ 3 से 6 बजे के दरमियान कुछ लोड शेडिंग करनी पड़ी, वरना बाकी टाइम हमें वो खास जो फोर्स्ड आउटेजेस होती हैं, हाई थेफ्ट एरियाज़ में तो हम लोड शेडिंग करते हैं सारा साल ही, लेकिन उसके अलावा फोर्स्ड आउटेजेस हमें सवाई 3 से 6 के आज नहीं करनी पड़ी। नहीं तो यानी कोई हादसा हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन उमूमी तौर पर साल के 365 दिन जब पीक डिमांड भी हो, गर्मियों की पीक पर, तब हमारे पास जनरेशन तो है ही, डिस्ट्रीब्यूशन की भी इतनी कैपेसिटी है कि अगर कोई हादसा ना हो जाए, कोई टेक्निकल फॉल्ट ना आ जाए, तो पूरे पाकिस्तान में बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी हो। हमाद अदर साहब देखें, अगर आपका एक मेजर हाइडल या 2 मेजर हाइडल जैसे हमारा तरबेला, मंगला और गुड्डू जो थे वो आउट हो गए,
तो फिर तो जाहिर है कि आप जितनी भी ज़्यादा आपके पास एक्सेस कैपेसिटी हो तो आपको उसको मैच करने में और उस सारे को बरूए कार लाने में 2-3 दिन का गैप आएगा। यही वजह है कि अभी हमारा ये इन दोनों तीनों के बावजूद के गैप आया हुआ था, लेकिन फिर भी हम तकरीबन डिमांड और सप्लाई को आज हम मैच कर रहे हैं और कल से तरबेला जैसे जैसे ऑनलाइन आएगा तो हम दोबारा सरप्लस कैपेसिटी के मोड में चले जाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये साल के सिर्फ चंद दिन होते हैं जिसमें हम 20 से 25 हज़ार मेगावाट की डिमांड होती है, वरना हमारी औसतन डिमांड तो सारे साल की तकरीबन आप समझ लें कि 10,000 12,000 मेगावाट होती है और हमारे पास कैपेसिटी जो इंस्टॉल्ड होती है वो उससे 3 गुना ज़्यादा होती है, जिसके हम पैसे सारा साल भर रहे होते हैं। और ये आपने कहा ये जहाँ थेफ्ट ज़्यादा है वहाँ तो लोड शेडिंग करते हैं, तो उसमें भी आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट के जो अपने दावे थे कि हम लाइन लॉसेस को बड़ा ज़बरदस्त में रिकवरी करेंगे, आपके ख्याल में गवर्नमेंट ने उतना अचीव किया जितने दावे किए थे? लाइन लॉसेस में हमारा 1 परसेंटेज पॉइंट का इम्प्रूवमेंट आया है। लाइन लॉसेस एक फ़र्क चीज़ हैं और वो जिसको हम सिस्टम लॉसेस कहते हैं, और जो रिकवरीज हैं या जो थेफ्ट की कंट्रोल है वो एक अलग चीज़ है। हमारी रिकवरीज की भी इम्प्रूवमेंट आई है जब से हमने ये रिकवरीज की इम्प्रूवमेंट आपके ख्याल में उतनी है जितनी टारगेटेड थी या उसमें मजीद बेहतरी आ सकती है? उसमें मज़ीद बेहतरी की बिल्कुल गुंजाइश है, लेकिन उसके लिए हमें जो इक्विपमेंट चाहिए वो कन्वेंशनल इक्विपमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक जैसे ABC केबल होती है और एक स्मार्ट मीटरिंग होती है जो ज़रा थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन अब हम उसका ट्रायल करने लगे हैं। ABC केबल्स की इंस्टॉलेशन भी शुरू हो गई है, लेकिन रिकवरीज जो है वो तकरीबन 94% के करीब, अगर मेरी मेमोरी मुझे रिकॉल करती है, तो पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं। 6% का उसके अंदर फ़र्क है, लेकिन जहाँ ये 6% का फ़र्क है ये कई छोटे फीडर्स होते हैं जहाँ 70 to 80% तक भी थेफ्ट की रेशियो चल रही है। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आता है और यहाँ पे आज नहीं पिछले 20 साल से यहाँ पे रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग का एक स्केड्यूल होता है जो वो अभी भी आज भी मौजूद है। अच्छा, ये करंट अकाउंट डेफिसिट जिसका बार बार आपने क्रेडिट लिया, राइटली सो, जाहिर है वो कहाँ वो 19-20 बिलियन डॉलर का और डेफिसिट और कहाँ ये सरप्लस पे आ गए हम। अभी अगर ये मशीनरीज इंपोर्ट होती है, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, तो जाहिर है इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी एक्सपोर्ट का भी फिगर आई थिंक 28-28 बिलियन डॉलर रखा है, तो बढ़ेगा। लेकिन आपका क्या अंदाज़ा है कि अगले माली साल के इख्तिताम पर ये करंट अकाउंट कहाँ खड़ा होगा, कितने डेफिसिट या कितने सरप्लस में? ये हमने पूरा जो मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आज बजट के साथ पब्लिश किया है, उसमें ये सारे फिगर्स मौजूद हैं कि हमारी अगले 4 या 5 साल के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट की क्या प्रोजेक्शन है। जो सस्टेनेबल ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो उसका बेसिकली फ़लसफ़ा यही है कि जैसे जैसे आप अपनी इंपोर्ट्स या करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ता है तो साथ साथ आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ने चाहिए या आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए कि वो आपकी इंपोर्ट्स को कवर कर ले, और यही हमारे मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में है। मिसाल के तौर पे अभी हम 4% के करीब ग्रो कर रहे हैं और हमारा करंट अकाउंट जो है वो तकरीबन $800 मिलियन सरप्लस में भी है, और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी राइज़ कर रहे हैं और डेट टू GDP भी नीचे गया है इस साल, और ये कोविड के सारे स्टिमुलस के और मुश्किलात के बावजूद था। तो हम चाहेंगे कि इसी तरह हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के कवर को, क्योंकि देखें इंपोर्ट कवर होता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कवर होता है जो बुनियादी तौर पे आपका बफर होता है जिसने आपके करंट अकाउंट को फाइनेंस करना होता है। तो अगर आपका करंट अकाउंट बढ़ता है तो या तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ने चाहिए या करंट अकाउंट को कम करने के लिए आपकी कॉरस्पॉन्डिंगली एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन होती है और हमने जो अपना मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आज पब्लिश किया उसके अंदर ये सारे फिगर्स मौजूद हैं। अच्छा, डेट के हवाले से जाहिर है हम जब इकोनॉमी डिस्कस कर रहे होते हैं तब भी और पॉलिटिक्स में भी डिस्कस बड़ा डेट रीपेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट्स और ये सारी बहुत बातें होती हैं। अगर इसको ज़रा बता सकें कि ये अब हम तीसरा माली साल क्लोज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन विच वाज ड्यू, नो डाउट वो सारा मामला हमने लगा, ये टोटल कितने हज़ार अरब रुपए के हम अब इजाफी मकरूज हो गए, उसमें इंटरेस्ट रेट्स का जो इजाफा हुआ उसकी वजह से बढ़ गया सारा मामला, उस सारे इम्पैक्ट्स मिला के ये रफली कितने हज़ार अरब रुपए के मजीद अब मकरूज हो गए इन 3 माली सालों में? हमाद साहब, हमारा जो डेट टू GDP है वो 87% पे फ़िलहाल खड़ा है और इसको हम इस साल ये कुछ कम हुआ है और अगले साल का मेरा ख्याल है जो प्रोजेक्शन है वो 83% के करीब है कि इसको हम कम करके 83 पे लाएंगे। यानी कि आपका अगर डेट नॉमिनल टर्म्स में बढ़ रहा है तो आपकी मईशत की बढ़ने की तादाद ज़्यादा है, तो वो एज अ पोर्शन ऑफ आपकी मईशत का वो आपके जो डेट हैं वो सुकड़ रहे हैं। लेकिन नंबर कितने हज़ार अरब बनता है सर बताते हैं ना कि जनाब पाकिस्तान से लेके 2008 तक 6,000 अरब था, फिर जनाब इन 10 सालों में तकरीबन 24,000। आप जो कहलवाना चाह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 4,000 अरब जो है
वो तकरीबन डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है कि यानी जो पिछली हुकूमत ने कर्जे लिए थे लेकिन रुपये को ओवर वैल्यूड रखा और जब हम उसको हकीकी वैल्यू पे लेके आए तो ये कर्जे मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल हमारे खाते में तो नहीं किसी भी तरह डल सकते, ये पिछली हुकूमत के ही कर्जे थे और उन्होंने एक ओवर वैल्यूड रुपये 4000 डीवैल्यूएशन के बाकी था जब वो रुपये जी, और तकरीबन इसके अलावा हमने 1100 अरब का एक बफर क्रिएट किया और 3000 अरब या 2000 अरब अगर मेरी मेमोरी करती है करेक्टली सर्व मुझे, तो ये वो है कि जो हमने पिछली ली हुई हुकूमतों के ऊपर हमने वापस किया, जो इंटरेस्ट हमने वापस किया जिसकी हमने डेट सर्विसिंग आप कह लें कि वो हमने की, और इसके यही है। इसके अलावा जो पीछे रह जाता है अगर आप इंटरेस्ट को निकाल दें और अगर इस सारी कैलकुलेशन में से और हमारे फिस्कल बैलेंस को अगर आप देखें तो हम पॉजिटिव में है, यानी कि हम वफाकी हुकूमत अपने अखराजात जो है अगर पुरानी हुकूमतों के इंटरेस्ट की सर्विसिंग को निकाल दें तो हमारे अखराजात जो है वो कम है और हमारी आमदन जो है वो ज़्यादा है। अगर इंटरेस्ट को भी मिला लें, चूंकि जब आप पिछलों के कहते हैं, आखिरी सवाल आखिरी 1-2 मिनट है, एक मिनट ये, जब हम सब ज़ाहिर पिछलों का भी जब आप बता रहे होते थे इमरान खान साहब भी, तो उसमें करेंसी डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट इंटरेस्ट सब मिला के बता रहे होते थे, तो सारा उसी तरह सब मिला के अगर ताकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो सके तो वो कितने हज़ार अरब है? नहीं, अगर आप पिछलों की बात करें जब इमरान खान साहब कह रहे होते थे तो उसमें करेंसी डिवैल्यूएशन का इतना इम्पैक्ट नहीं था और ना ही तब डेट स्टॉक इतना ज़्यादा था कि उसके ऊपर डेट सर्विसिंग। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने हुकूमत संभाली तो एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट जो थी वो 3 से 4 अरब डॉलर, सॉरी जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली 2013 में तो 3 से 4 अरब डॉलर सिर्फ डेट रीपेमेंट और सर्विसिंग का लोड होता था। जब वो हुकूमत हमें छोड़ के गए तो ये तकरीबन 12 अरब डॉलर यानी 3 गुना बढ़ चुका था डेट सर्विसिंग का और प्रिंसिपल रीपेमेंट का बोझ जो हमारी हुकूमत को उठाना पड़ा। और हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा डेट रीपेमेंट और सर्विसिंग की है। और इस साल जो हमारे डेट इंक्रीज़ हुआ एक्सटर्नल डेट वो 6 साल की सबसे कम सतह के ऊपर यानी 3.3 अरब डॉलर सिर्फ हुआ है जो हमारा एक्सटर्नल डेट इंक्रीज़ हुआ है। ये 6 साल की सबसे कम सतह का इंक्रीज़ है जो हुआ है और ये कोविड के दौरान हुआ है। और एक आलमी जो जरीदे हैं और जो इदारे हैं आपने देखा कि उन्होंने भी इसके ऊपर तारीफ़ की कि बाकी ममालिक जिन्हों क्या 10 परसेंटेज पॉइंट तक डेट टू जीडीपी इंक्रीज हुआ, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क था कि जहां पे डेट के अंदर को खास इंक्रीज देखने में नहीं तो ये कुल इंक्रीज मिला के तकरीबन साहब ये 10,000 अरब से ज़्यादा का है तकरीबन इन 3 सालों में। जी बिल्कुल हो सकता है कि ये पिछली हुकूमत का डिवैल्यूएशन इम्पैक्ट, पिछली हुकूमतों के इंटरेस्ट रीपेमेंट जो हमने की है कर्ज़ों की उसका लोड मिला के और जो हमने एक बफर क्रिएट किया है क्योंकि अब हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मज़ीद कोई बोरोइंग नहीं कर रहे तो ये मिला के इतना फिक्र बन जाएगा। बहुत शुक्रिया हमाद अज़हर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी हमाद अज़हर साहब हमें आज की बजट के हवाले से हम कुछ टेक्निकल साइड्स भी ज़रा सा कुछ डिस्कस कर रहे थे बजट के हवाले से। हमारे जो मामूल की प्रोग्रामिंग है उसमें भी डिस्कशन जारी रहेगी अरबा न्यूज़ पर। अभी हमें फ़िलहाल इस नशरियात के हद तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।